Hi students, I am Advocate Arjun and today I am making this video in order to help you all for preparation of Law Entrance Exam 2023। जो आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, ये टॉपिक ऑलमोस्ट सारे लॉ एंट्रेंसेस जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लॉ के सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में भी दो ब्रांचेज हैं, एक है लीगल रीजनिंग और एक है लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस के अंदर हमारे लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स और इम्पॉर्टेंट लॉज, जो भी कुछ लीगल करंट अफेयर्स, जो भी लीगल चीज़ें हैं, लीगल रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब लीगल अवेयरनेस में आ जाएंगे। और लीगल रीजनिंग में एक प्रिंसिपल दिया होता है आपको, एक फैक्चुअल सिचुएशन दी होती है, उसकी कुछ ऑप्शंस होती हैं, उनमें से आपको राइट ऑप्शन पिक आउट करनी होती है। तो लीगल रीजनिंग के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक शॉर्टकट मेथड बता दूं, जिसमें कि आपका अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट हर आंसर ही राइट होगा और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है लीगल रीजनिंग। इसमें क्या करना होता है आपको, बस एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि प्रिंसिपल इज़ बाइबल फॉर यू एंड प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज राइट। जैसा प्रिंसिपल कह रहा है सेम वैसा ही आपको चलना है। आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिंसिपल के अंदर ही हैं। आपने यहाँ अपनी प्रायर लीगल नॉलेज नहीं यूज़ करनी कि नहीं अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। वहाँ कॉमन सेंस अपनी नहीं लगानी। प्रिंसिपल के अंदर बहुत कॉमन सेंस है, वो अपने आप बस उसको पढ़ो, पढ़ के ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस देखने के बाद आप जब देखोगे कि प्रिंसिपल के अंदर ही सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत स्कोरिंग है, फुल मार्क्स अगर आप इस तरीके से चलते हैं कि प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज राइट। ये गोल्डन रूल याद रख लो। प्रिंसिपल जैसा जैसा बोल रहा है उसको पॉइंट्स में डिवाइड करके, क्योंकि चलो एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप पॉइंट्स में डिवाइड करो, बट प्रैक्टिस के दौरान उसको पॉइंट्स में डिवाइड करो, उसको 5 पॉइंट्स में बांट दो प्रिंसिपल को। और फिर देखो आप जो भी आपकी सीरीज होगी 3-4 क्वेश्चंस की, आप देखेंगे प्रिंसिपल में एज इट इज़ आंसर आ रहा है वो। चलिए अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट लॉज की बात करते हैं, जो कि एक लीगल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले क्रिमिनल लॉ आईपीसी से शुरू करते हैं मेनली। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप एनकाउंटर कर सकते हैं एग्जाम्स में वो ये हो सकता है कि इंडियन पीनल कोड कब इनेक्ट हुआ। तो इंडियन पीनल कोड वॉज इनेक्टेड इन 1860। अब 1860 आप याद रखिएगा, और साथ में इनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, वो था फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपके यहाँ 2 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू लीगल अवेयरनेस, के जो इंडियन क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, आईपीसी, सीआरपीसी। इसमें भी आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ है और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। क्यों? क्योंकि आईपीसी में आपके सेक्शंस हैं और उसकी सज़ाएं बताई हुई हैं कि अगर आप ये करते हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी, बट वो सज़ा देनी कैसे है वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है। और जो एविडेंस एक्ट है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई होता है। सो अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा कि इंडियन क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी। देन सीआरपीसी कब इनेक्ट हुआ? 1973 में। 1860 में आईपीसी, 1973 में सीआरपीसी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया वो प्रोसीजरल लॉ है। तो प्रोसीजरल लॉ है दैट मीन्स वो एडजेक्टिव लॉ है, एडजेक्टिव नेचर है उसकी। देन इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया? वो 1872 में आया। तो 3 आपके पास ईयर आ गए, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872। ये जनरली इन तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है। और एविडेंस एक्ट किस काम आता है? एविडेंस एक्ट, अब सपोज आईपीसी में लिख दिया कि अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसको ये सज़ा मिलेगी। सीआरपीसी में प्रोसीजर लिखा है कोर्ट्स में कैसे सज़ा मिलेगी। और एविडेंस एक्ट मदद करता है उस प्रोसीजर के अंदर जो आपने गुनाह को प्रूव करना है या जो गुनाह है वो नहीं किया ये प्रूव करना है। तो वो सब चीज़ों में आप एविडेंस देते हैं कि मैं ठीक हूँ
या दूसरी पार्टी देती है कि मैं गलत हूँ, तो वो मदद करता है एक कंक्लूजन पे पहुँचने की कि बंदे ने गलत किया है या सही किया है। तो एविडेंस किस चीज़ पे हेल्प करता है? एविडेंस हेल्प करता है कि आप किसी नतीजे पे पहुँचें। सो एविडेंस एक्ट है जो वो हेल्प करता है जुडिशियल इंक्वायरी में। चलिए अब बात थोड़ी करते हैं, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मेंस रिया, इंटेंशन, गिल्टी माइंड। तो ये इंटेंशन वर्ड इतना ज़रूरी क्यों है क्रिमिनल लॉ में? क्योंकि अगर इंटेंशन ठीक होगी तो क्राइम ही नहीं होगा। अगर इंटेंशन गलत होगी, इल विल होगी, इविल मोटिव होगा, बैड फेथ होगा, मेलाफिडे होगा, तो ही आपको बोला जाएगा कि आपने क्राइम किया। तो सेम वे क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो तब पिक्चर में आती है जब एक इंसान के दिल में या दिमाग में मैलिस होगा और वो एक्ट कर देता है। तो विदाउट गुड इंटेंशन अगर कुछ करोगे तो दैट इज क्रिमिनल इंटेंशन। उसके बाद एक बात आ जाती है मोटिव। हर क्राइम के पीछे कोई मोटिव होता है। तो मोटिव एक मेंटल स्टेट रहती है जो क्रिमिनल इंटेंशन की तरफ लेके जाती है एक इंसान को। तो एक मेंटल स्टेट को हम मोटिव बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज कि अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। क्या कि लॉ में बोला जाता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है तो इट कैन बी एक्सक्यूज्ड, बट मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। तो अगर आप ये कहें कि मुझे लॉ पता ही नहीं था कि इस कंट्री में ये चल रहा है और आप ट्रैफिक लाइट्स जंप करते जा रहे हैं तो आपको कोई बख्शेगा नहीं, आपका चालान कटेगा। सेम वे अगर आपको फैक्ट की भी नॉलेज नहीं थी बट आपको पता है कि ये फैक्ट का क्या अंजाम हो सकता है इस एक्ट का मेरे, तो तब भी आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, वो इररिलेवेंट हो जाएगा वहां पे। फैक्ट की मिस्टेक तब एक्सक्यूज होती है जब आपने इंटेंशन आपकी बिल्कुल गुड थी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये आती है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक अच्छा डिफेंस है कोर्ट ऑफ लॉ में, और वो सेक्शन 76 आईपीसी में दिया हुआ है। सेक्शन 76 आईपीसी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस। उसके बाद जैसा कि हम गिल्टी माइंड या मेंस रिया के बारे में बात करें तो एक लीगल मैक्सिम इसके लिए यूज किया जाता है, उसका जो वो है एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंसिट रिया, मीन्स कि एक्ट अपने आप ही क्राइम नहीं बन जाती अनलेस वो जुड़ जाए गिल्टी माइंड के साथ। कहने का मतलब कोई भी एक्ट अगर आप गिल्टी माइंड के साथ करेंगे तो वो क्राइम बन जाएगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो है कि क्रिमिनल इंटेंशन का अगर सिनोनिम की हम बात करेंगे, क्रिमिनल इंटेंशन इक्वल्स टू मेंस रिया। अब क्रिमिनल इंटेंशन का क्या मतलब है कि कोई भी काम अगर आप जस्ट कॉज राइट माइंड से नहीं करते हैं तो वो क्रिमिनल इंटेंशन में गिना जाएगा। देन एक चीज और बहुत लॉ एंट्रेंसेस में पूछी जाती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल ऑफेंस को साबित करने का किस पे होता है? हमेशा आंसर है प्रोसिक्यूशन। सो अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग गिल्टी इंटेंशन लाइज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट जो मोटिव है, जैसे कि पहले आपको बताया था कि मोटिव वो मेंटल स्टेट है जो क्रिमिनल इंटेंशन की तरफ आदमी को लेके जाती है। अच्छा मोटिव होगा तो वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, अगर गलत मोटिव है तो वो क्रिमिनल इंटेंशन है। हम मोटिव को दूसरा नाम भी देते हैं, एक मोटिव का मतलब इंटेंशन। देन अगर कोई भी अनलॉफुल एक्ट आप करते हैं और आप वो एक्ट गुड मोटिव के साथ करते हैं कि मेरा तो मोटिव बहुत ठीक था, बट आप अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं कि पता है कि अंजाम क्या हो सकता है इसका, वो एक्सक्यूज नहीं की जाएगी। उसके बाद आपको पता है मेंस रिया का क्या मतलब है? गिल्टी माइंड, इल विल, इविल मोटिव। उसके बाद आ जाता है कि अगर किसी की इंटेंशंस ठीक हैं तो लॉ में उसे क्राइम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में हमने यही प्रूव करना है कि आदमी की इंटेंशंस और मोटिव क्या था इस क्राइम को करने के पीछे। सपोज कोई अगर इनसेन है या इंटॉक्सिकेशन के अंदर अगर
उस प्रभाव में आके वो क्राइम करता है, तो वो एक्सक्यूज हो जाता है, जबकि वो एक लॉफुल एक्टिविटी नहीं है। देन मेंसरिया कहाँ से लिया गया? ये एक लैटिन मैक्सिम है, मेंसरिया। उसके बाद इफ द एक्ट इज फॉरबिडन नॉलेज बिकम्स इममेटीरियल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर लॉ ने फॉरबिड की हुई है कि एक्ट नहीं करनी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को नॉलेज नहीं थी जी इसकी। सपोज लाइट जंप करना। उसके बाद एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको आता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, उसका आंसर होगा इज नॉट एक्सक्यूज। जैसे कि इसका एक जो लैटिन मैक्सिम है वो है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। ये बहुत बार आता है एग्जाम्स में। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज और इज नॉट एक्सक्यूज्ड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों अलग बातें हैं, आप समझ गए। तो अगर कोई अनलॉफुल एक्ट की गई है अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अनलॉफुल एक्ट की गई है अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बंदे को नहीं पता था इसका क्या नतीजा हो सकता है, वो चीज एक गुड डिफेंस बन सकती है आदमी के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। हमारी प्रैक्टिस जारी रहेगी और काइंडली आप इसको देखिए और समझिए और बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।